हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के कॉमर्स के सैम्पल पेपर हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। एक डिमांड ये आ रही थी कि सर आप सैम्पल पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी दे दीजिए। तो देखिए 50 सैम्पल पेपर हैं, उतना वीडियो सॉल्यूशन देना तो 2 महीने में, क्योंकि एग्जाम में अब 2 महीने हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन 10 सैम्पल पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन हम लेके आए हैं, तो आज से शुरू कर रहे हैं अपन। तो चलिए सर, ये पहला सैंपल पेपर है, उसका अपन वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप क्वेश्चंस खुद ही लगाइएगा। वैसे सैंपल पेपर डायरेक्ट अवेलेबल है तो आप खुद डायरेक्ट भी कर सकते हैं। धन के निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें पूंजी की अंतर्निहित लागत है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया। समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऋणपत्र या प्रतिधारित आय, इनमें से किसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है? तो देखो, इक्विटी शेयर पे हमें डिविडेंड देना पड़ता है, सीधा आउटफ्लो दिखाई देता है। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना पड़ता है, सीधा आउटफ्लो दिखाई देता है। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, दिखाई देता है। रिटेन्ड अर्निंग यानी जो हमारे पास कमाया हुआ पैसा पड़ा है जिससे हम हमारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करते हैं, तो हमको लगता है यार ये तो फ्री सोर्स है, क्योंकि इसके लिए तो अपने को किसी को देना ही नहीं पड़ा। पर नहीं, ये पैसा जो आप रिटेन्ड अर्निंग, सपोज करो आपका 10 लाख की रिटेन्ड अर्निंग है, आप वो 10 लाख रुपया यूज कर रहे हो, तो शेयर होल्डर्स ये जानते हैं कि 10 लाख रुपया उनका है, और अगर कंपनी ये उनको दे देती तो वो कहीं इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते थे। तो जितना वो कमा सकते थे उतना वो कम से कम आपसे उम्मीद करेंगे। अगर वो उस पैसे को प्राप्त करने के बाद 12% पे इन्वेस्ट कर सकते थे, तो कम से कम आपको इस प्रोजेक्ट से 12% कमाना ही पड़ेगा। तो रिटेन्ड अर्निंग जिसकी हमें लगता है कि ये फ्री सोर्स है, वो फ्री सोर्स नहीं है, वहां इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, अंतर्निहित लागत होती है। तो प्रतिधारित आय की अंतर्निहित लागत हुआ करती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेटेड एज। लेवरेज वाला टॉपिक, ऑपरेटिंग लेवरेज आप कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप एक टेबल बनाइए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट नतीजा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नतीजा EBIT। यहां पे प्रॉफिट भी लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिखते हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए अपन लिखते हैं EBIT। फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी ये 3rd नंबर है, ये 5th नंबर है, तो 3/5 करने पे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां आपका 50,000 रुपया है और यहां पे फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपया है, तो यहां 20,000 बचता है। 30,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से लेवरेज क्रिएट होता है, और 50,000 रुपया ये वाला पॉइंट और 20,000 रुपये ये वाला पॉइंट, तो ये 2.5 निकला। तो ये 2.5 क्या है? ये है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। ये क्या करता है? ये करता है कि यहां पे 1% का परिवर्तन होने पर यहां पे 2.5% का परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिना टेबल बनाए मैं कह रहा हूं कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 है तो यहां 1% का उछाल, नीचे 2.5% का उछाल लाएगा, ऊपर 1% की गिरावट, नीचे 2.5% की गिरावट लाएगी। ये है ऑपरेटिंग लेवरेज। इन्होंने केवल फॉर्मूला पूछा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो ये नया टॉपिक जुड़ा है RPSC में, जब सितंबर 2025 में सिलेबस आया। तो देखिए, जब आप डेटा कलेक्शन करने जाते हैं तो आप चाहें तो यूनिवर्स में से, पॉपुलेशन में से कुछ इकाइयों का चयन कर सकते हैं, उसे सैम्पलिंग कहते हैं। और आप चाहें तो सारी इकाइयों को भी शामिल कर सकते हैं स्टडी करते समय, डेटा कलेक्ट करते समय। अगर आप डेटा कलेक्ट करते समय समग्र की सारी इकाइयों को लेते हैं तो उसे संगणना अनुसंधान, उसे सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, पर एक्यूरेसी का लेवल भी ज़्यादा होता है। तो ये संपूर्ण संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बजट जो सभी कार्यात्मक बजटों और अनुमानित लाभ और हानि का सारांश देता है वो कहलाता है। हमारे पास कई फंक्शनल बजट होते हैं, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, ओवरहेड बजट, परचेज बजट, लेकिन एक बजट ऐसा होता है जो इन सब की समरी देता है, और वो प्रॉफिट और लॉस
कितना होगा उसका भी एक अंदाज़ा देता है। ऐसे बजट को अपन बोलते हैं मास्टर बजट। इसे आप यूं याद कर लीजिए कि अगर आप किसी होटल में जाएंगे ना, वैसे अलग अलग रूम की एक की होती है, लेकिन एक मास्टर की होती है। मास्टर की से सारे ताले खुल जाते हैं। उसी तरह से सारे फंक्शनल बजट्स का जो एक समरी या कैप्सूल बजट होता है वो होता है मास्टर बजट। हिंदी इंग्लिश में मास्टर बजट ही कहा जाता है। उससे आपको लाभ हानि, अनुमानित लाभ हानि की जानकारी भी हो जाती है, क्योंकि बजट इज ऑलवेज अबाउट अनुमान। नेक्स्ट, लागत की कौन सी तकनीक है जो स्थिर और परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर करती है? हम छोटे थे तो हम सोचते थे कॉस्ट मतलब कॉस्ट, खर्चा मतलब खर्चा, क्या हिसाब लगाना, लेकिन नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो फिक्स्ड नेचर की है और कौन सी है जो वेरिएबल नेचर की है, कौन सी प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगी और कौन सी प्रोडक्शन के बढ़ने घटने पर भी उतनी ही रहेगी। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मार्जिनल कॉस्टिंग में। जब आप सीमांत लागत लेखांकन करते हैं, डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा काम आने वाली लागत मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो जब आपको डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग करनी होती है तो आपको खर्चों को क्लियर कट क्लासिफाई करना होता है कि कौन सा खर्चा फिक्स्ड नेचर का है, कौन सा वेरिएबल। इसका आंसर भी ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जब ये पूछता है कि कौन सा सही नहीं है तो इसका मतलब इसमें से 3 सही हैं और आपको गलत को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने तो देख लिया जल्दी से, बिना बिके माल की लागत अंतिम रहती है माइनस किराया बराबर ओपनिंग स्टॉक, तो सूत्र दे रखे हैं। तो ठीक है, तो यानी पहला एक तरह से इन्होंने ओपनिंग स्टॉक का सूत्र दे रखा है। मुझे एक सूत्र आता है और वो है COGS का। ठीक है, मान लीजिए कि मैं घर से केवल ये एक सूत्र जो बार बार काम आता है वो याद करके गया, COGS बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको चेक करने के लिए इसमें ओपनिंग स्टॉक का मैं सूत्र बनाने की कोशिश करूंगा। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो ओपनिंग स्टॉक यहां आपका राइट हैंड में दे रखा है। अब आप क्या कीजिए, COGS को यहीं रहने दीजिए जहां पे था और माइनस के क्लोजिंग स्टॉक को इधर लाके प्लस कर लीजिए और परचेज को इधर लाके माइनस कर लीजिए। तो ये ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला बनता है। COGS क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक प्लस हुआ, यानी ये मैंने सही लिखा है, जबकि इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया है। इसका मैं कह सकता हूं कि ये फॉर्मूला सही नहीं है। बाकी अब चाहूं तो मैं क्वेश्चन छोड़ सकता हूं, यहीं पे मैं बोल दूंगा आंसर ए हो जाएगा, पर मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं। सेकंड में इन्होंने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को एक तरफ रखा है। तो वापस अब मैं ना क्वेश्चन के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक और परचेज को एक तरफ रखता हूं। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक राइट हैंड पे रह गया, परचेज राइट हैंड पे रह गया और ये माइनस का क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया। ये सैंपल पेपर वीडियो सॉल्यूशन देने का पर्पस ये है कि क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो का एक आपको आइडिया आ जाए। हो सकता है मैं बातों बातों में आपको कोई ट्रिक भी बता दूं जिस ट्रिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का ये फॉर्मूला होगा। तो बिल्कुल सही है, COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने दे रखा है, तो ये सही दे रखा है इन्होंने। और इसी तरह ये वाला करेक्ट है। और इसी तरह से आप और चेक कर लेते हो, बस मैं एक और चेक कर लेता हूं। इसमें तो इन्होंने COGS का ही फॉर्मूला दिया है, तो COGS का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला ही दे रखा है और ये सही है। और चौथे में इन्होंने ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला दे रखा है जो अपन ने बनाया था अभी। अच्छा, मैंने मिटा दिया इसको। ओपनिंग स्टॉक बराबर COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक, COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज। तो बिल्कुल सही, ये वाला भी फॉर्मूला सही है। वो हमें पता चल गया था कि जो ए फॉर्मूला है वो ए फॉर्मूला सही नहीं है। चलिए ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय खाता कब क्रेडिट किया जाता है? परचेज अकाउंट को कब क्रेडिट किया जाता है? जब माल नकद खरीदा जाता है। तो हमें पता है कि जब हम माल नकद खरीदते हैं तो परचेज DR टू कैश, इस तरह की जनरल एंट्री होती है। तो यहां पे तो परचेज DR हुआ। अगर आप माल उधार पे लेते हो तो भी माल आता है तो एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर या सप्लायर भी बोलते हैं। और जब माल बेचा जाता है तो सेल्स खाता यूज होता है। ऊपर या तो कैश आएगा या बैंक आएगा या डेटर आएगा। तो इसमें तो परचेज को DRCR किया ही नहीं जाता। हाँ, जब माल व्यापार के स्वामी द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए लिया जाता है, जब माल का स्वामी दुकान में से माल ले गया
तो माल गया, माल गया, और ऊपर आएगा ड्राइंग्स। क्वेश्चन ये था कि इनमें से किस व्यवहार में परचेज खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो मैंने देखा कि हाँ, चौथा वाला जो व्यवहार है, डी वाला जो व्यवहार है, उसमें परचेज खाते को सीआर किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही इसका आंसर हुआ, डी इसका आंसर हुआ। ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल लेक्चरर एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, 31 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। हाय, मैं हूँ सीए विशेष छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। लास्ट टाइम पे केवल पढ़ाई करना इनफ नहीं होता, आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। अधिकतर लोग जो गलती करते हैं वो है प्रैक्टिस नहीं करना। इसलिए कॉमर्स पॉइंट ने डिज़ाइन किए हैं 50 सैम्पल पेपर्स। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे 50 फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। साथ ही साथ पहले 10 पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा हर चैप्टर के 200 से ज़्यादा एमसीक्यू जिनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है। ये सारे क्वेश्चन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हैं। आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी पर भी इसको व्यू कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहते हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। चलिए, इसके बाद है आग से 5,000 का स्टॉक नष्ट हो गया, जिसमें से 3,000 का बीमा का दावा स्वीकार हुआ, तो 2,000 का जो शेष बचा वो कहाँ डीआर किया जाएगा। आपका 5,000 का माल नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने कहा हम 3,000 देंगे, तो 2,000 का नुकसान हो गया। वो नुकसान लॉस बाय फायर कहा जाएगा और वो पी एंड एल में दिखाई देगा। ये कहना कि ट्रेडिंग में जाएगा, गलत। ये बिल्कुल सही है। जो 2,000 रुपये इन्होंने बचे हुए 2,000 के लिए पूछा कि बचे हुए 2,000 का क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस खाते में जाएगा। आपका जितना जैसे माल गया, अगर मैं एक सिंगल एंट्री में इसको बताऊं, आपका जितना माल गया उसके लिए परचेज को सीआर किया जाएगा और ये ट्रेडिंग में जाके आपको माइनस करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट एंट्री वाले टॉपिक से क्वेश्चन हुआ। अच्छा, जितना इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया, एडमिट कर लिया, ये इंश्योरेंस कंपनी 3,000 रुपये डीआर और ये पैसा आपको बैलेंस शीट में दिखाई देगा। जब तक पैसा मिल नहीं जाता, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीवेबल 3,000 असेट साइड में दिखाई देगा। बाकी का जो 2,000 का बैलेंस रहा वो आप चाहो तो डायरेक्ट पी एंड एल में लिख दो, या आप चाहो तो पहले यहाँ पे लिखो लॉस बाय फायर। इस तरह से एंट्री करो तो इससे क्या होगा, एक लॉस बाय फायर खाता क्रिएट हो गया। फिर इस खाते को आप राइट ऑफ कर दो तो लॉस बाय फायर आ जाएगा नीचे और इवेंचुअली ये पी एंड एल में चला जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, चलिए, तो पी एंड एल इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बही में कितने खाने होते हैं? खाता बही लेजर में कितने कॉलम होते हैं? तो अगर आपको पता है कि हम लेजर बनाते हैं, जनरल एंट्री हो जाती है, सब्सिडरी बुक्स हो जाती हैं। शुरू में कोई भी सौदा होता है उसे जनरल या सब्सिडरी बुक में लिखा जाता है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स होती है। उसमें एक कॉलम होगा आपका डेट का, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर का, एक कॉलम होता है जेएफ का जिसको बोलते हैं जनरल फोलियो, और एक होता है अमाउंट का कॉलम। यही 4 कॉलम डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। आपको पता है जब हम जनरल बनाते हैं तो एलएफ लिखते हैं, यानी जनरल बनाते समय लेजर फोलियो का कॉलम होता है और लेजर बनाते समय जनरल फोलियो का कॉलम होता है। तो आपके 4 कॉलम डीआर साइड में रहे, 4 कॉलम आपके सीआर साइड में रहे। ये खाता है, मैं डमी नाम रख देता हूँ, जैसे मैंने नाम रख दिया राहुल अकाउंट। तो जब आप राहुल का खाता बनाओगे तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे टू सेल, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा मैंने 11 जुलाई और यहाँ लिखा 80,000 और ये लिखा 15 नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने राहुल को 80,000 का माल 11 जुलाई को बेचा है, जिसकी जनरल के 15 नंबर पेज पे, यानी ये जो जनरल फोलियो होता है इसमें वो पेज इंडिकेट किया जाता है जहाँ इसकी जनरल एंट्री है। या ये सेल्स जनरल भी हो सकती है, या तो सेल जनरल का पेज नंबर होगा या आपकी जो जनरल होती है उसका पेज नंबर होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि खाता बही में 8 खाने होते हैं। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक चिड़िया बार बार पढ़ाई करने आ रही है, तो इसीलिए बार बार मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि इसका साउंड मुझे डिस्टर्ब करता है।
तो ठीक है, चलिए। तलपट बनाकर किसकी जांच की जाती है? हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या व्यापार की तरलता का पता लगता है? नहीं, गलत है। लिक्विडिटी का पता तो आपको रेशियो एनालिसिस चलता है। परचेज और सेल्स का पता करने के लिए परचेज बुक्स और सेल बुक होती है। व्यापार का वित्तीय परिणाम रिजल्ट बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग P&L की ज़रूरत पड़ती है। ये है इसका सही आंसर। हमने जो लेजर बनाई है और लेजर में जो लिखा है जिसको अपन पोस्टिंग बोलते हैं, वो मैथमेटिकली ओके है या नहीं, उस बात की जांच के लिए ट्रायल बैलेंस होता है। यानी जो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो आपकी लेजर की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड फैक्ट्स, इन्फर्ड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स या ऑथेंटिक फैक्ट्स? रिकॉर्डेड फैक्ट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, आपकी बैलेंस शीट के अंदर कोई फिगर, जैसे मान लो फर्नीचर है और वो लिखा हुआ है 50,000, तो आपने कभी सोचा ये फर्नीचर 50,000 कहाँ से आया? ये हमारे पास जो फर्नीचर अकाउंट होता है, ऐसे कहानी बना रहा हूँ, ये जो फर्नीचर अकाउंट होता है वहाँ से आता है ये। तो ये पैसा, ये चीज़ हमारे रिकॉर्ड में है और ये लेजर में यूं ही नहीं आया होगा, कभी ना कभी हमने इसकी जर्नल एंट्री की होगी। यानी आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी फिगर दिखाई देता है वो हमारे रिकॉर्ड से आता है, ठीक है। बाकी ये हम कोई तुक्के पे या अंदाजे भी लिखते हैं तो ये कोई एक्सपेक्टेड फैक्ट नहीं है, ये कोई माना गया समझा गया फैक्ट भी नहीं है। और देखो, ऑथेंटिसिटी की बात आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा होगा वो ऑथेंटिक होगा, नहीं। देखो, 100% एक्यूरेसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ लिखते हो डेटर्स और इसमें से माइनस करते हो PBD, तो आप ये लिखते हो कि 80,000 में से 4,000 डूब सकता है। डूबेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो ऑथेंटिसिटी पे हम नहीं जाते। हाँ, ये है कि हमने 4,000 की प्रोविज़न की एंट्री हमारे रिकॉर्ड में ले रखी होगी, तो उस रिकॉर्डेड फैक्ट से एक सिचुएशन बनती है, ठीक है जी। तो इसका आंसर C रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन के 4 P हैं, है ना। मार्केटिंग में अब 7 P's का कल्चर भी आ गया है, वो भी आप याद करके जाना। पर क्वेश्चन में आया था कि 4 P's कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप उससे किस प्राइस पे बेचना चाहते हो, आप उसे कहाँ पे बेचना चाहते हो, किस माध्यम से बेचना चाहते हो, और आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करोगे, यानी अपने कस्टमर को उस बारे में कैसे बताओगे। तो ये 4 P's जो मैकार्थी ने दिए थे वो 4 P's होते हैं। तो अभी देख लीजिएगा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, प्राइस यानी उसकी कीमत, वितरण यानी प्लेसमेंट, यानी ये प्लेस क्या है कि हम कहाँ बेचेंगे, होलसेल मार्केट में, रिटेल मार्केट में डायरेक्ट बेचेंगे या बीच में होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर होगा या नहीं होगा। लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या होगी, और प्रमोशन में कि आप अपने कस्टमर को इस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कैसे, हाउ दे विल कम टू नो कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वाणिज्य में शामिल है। तो देखिए, एक बड़ा टर्म होता है बिजनेस। बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। तो इन्होंने हिंदी क्या होगी, बिजनेस की तो हो गई व्यवसाय, इंडस्ट्री की हो गई उद्योग, और कॉमर्स की हो गई वाणिज्य। अगेन फिर कॉमर्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जो कि इसका क्वेश्चन है। इसमें शामिल है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, ठीक है। तो यानी ये इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाएं, ए आंसर रहा। और थोड़ा सा और अगर देखें तो ट्रेड को फिर आप बांटोगे इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड फिर 2 हिस्सों में, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट जिसमें आप माल को एक्सपोर्ट करना है इसलिए इंपोर्ट करते हो। और एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट। आपको पता है ट्रांसपोर्ट जो है वो स्थान की बाधा को दूर करता है। बैंकिंग आपके वित्त की प्रॉब्लम को दूर करता है।
इंश्योरेंस आपके जोखिम की समस्या को दूर करता है। वेयर हाउसिंग में आप माल को स्टोर कर पाते हो तो ये आपके समय की दिक्कत को दूर करता है। और एडवर्टाइजिंग आपकी सूचना की दिक्कत को दूर करता है। तो ये सारी क्रियाएं व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं या सेवाएं हैं। इसको अपन फिर टर्शरी तृतीयक उद्योग कहते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। एक क्रिकेट टीम के मुंबई में मैच जीतने की प्रायिकता 2/5 है और आगरा में मैच हारने की प्रायिकता 1/7 है। उस टीम के कम से कम एक मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? ये कम से कम वाला क्वेश्चन है और बेसिकली ये स्वतंत्र घटना का क्वेश्चन है। आप आराम से देखो, मुंबई में हम जीतेंगे, मुंबई वाला मैच हम जीतेंगे 2/5, तो इसका मतलब है मुंबई हम लूज़ करेंगे, इसकी संभावना हुई 3/5। इसी तरह से आगरा वाला मैच हम हारेंगे। ये आगरा के ऊपर मैंने बार बनाया है। आगरा में मैच हारने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो इसका मतलब है आगरा में जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/7 है। देखो, ऐसे ही अगर बाय द वे पूछता कि हमारे दोनों मैच जीतने की क्या संभावना है, दोनों मैच जीतना यानी हम मुंबई भी जीतें और हम आगरा भी जीतें, तो 2/5 इंटू 6/7 12/35। ये किस चीज़ का आंसर है? दोनों मैच हम जीतेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हमारी टीम जूते कब खाएगी? जब हम मुंबई का मैच भी हार जाएं और आगरा का मैच भी हार जाएं। तो मुंबई हारें 3/5 और आगरा हारें 1/7, तो 3/35। मैं क्वेश्चन की तरफ ही आ रहा हूँ। 3/35 क्या है? हमारे दोनों मैच हारने की संभावना। तो मान लो एक छोटा बच्चा है, या जब मैं शुरू में क्रिकेट देखना शुरू किया था तो मैं भगवान मैच जीत जाए, भगवान। तब इंडिया की टीम उतनी मजबूत भी नहीं होती, मैं बोल रहा भगवान कम से कम एक मैच तो जीत जाए। तो जब हम कहते हैं कम से कम एक मैच जीत जाए, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। वो तरीका ये है कि आप एक में से दोनों मैच हारने की संभावना को माइनस कर दो। एक जो होता है वो कुल घटनाओं को दिखाता है और दोनों मैच हारना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि हम कम से कम एक तो जीतें। तो आपके जो दोनों मैच हारने की संभावना है वो है 3/35। तो लेस करोगे तो आ जाएगा 32/35 कि हम कम से कम एक मैच तो निकाल लेंगे। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो, आपको पता है 2 मैच होंगे तो क्या हो सकता है। देखो, ऐसा हो सकता है हम मुंबई जीतें, आगरा जीतें, हो सकता है हम मुंबई जीतें, आगरा हारें, हो सकता है हम मुंबई हारें, आगरा जीतें, ऐसा भी हो सकता है। और एक चौथी संभावना ये है कि हम मुंबई हारें, आगरा हारें। इन 2 मैचों की श्रृंखला के ये 4 परिणाम हो सकते हैं। अब आप वो मत बोलना सर बरसात हो सकती है, वो छोड़ो। ये 4 संभावनाएं जनरली हो सकती है। इसमें ये मेरे को सूट करेगी, ये मुझे सूट करेगी, ये मेरे को सूट करेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कम से कम एक मैच जीत रहा हूँ। यहाँ तो दोनों जीत रहा हूँ और यहाँ कम से कम एक तो जीत रहा हूँ। तो या तो आप इन तीनों संभावनाओं को निकाल के इनको प्लस प्लस कर लो तो आंसर आ जाएगा, या आप एक में से दोनों मैच हारने की संभावना को हटा दो तो आपके कम से कम एक मैच के जीत जाने की संभावना आ जाएगी। तो 32/35 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु की 200 इकाइयाँ बनाने की लागत 1600 है, लेकिन यदि इस वस्तु की 400 इकाइयाँ बनाई जाती है तो लागत 2000 आती है। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है? आप इस क्वेश्चन को समझना, इससे आपको कॉस्ट और कॉस्ट का नेचर समझ में आएगा। जैसे आप समझो, ये लिखा मैंने यूनिट। जब आपने 200 यूनिट बनाए तो आपका जो खर्चा बैठा वो बैठा आपका खर्चा 1600 रुपये। ठीक है, जब अपन बिल्कुल छोटे थे और इतनी कॉस्टिंग वॉस्टिंग नहीं समझते थे तो हमको लगता था कि अगर हम 400 यूनिट बनाएंगे, यानी डबल प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा खर्चा डबल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखो, इस क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि जब हमने वस्तु की 400 इकाइयाँ बनाई तो हमारी लागत 2000 आई है। मैं एक बार पहले एडिशनल बोल देता हूँ, अगर ऐसा होता कि 400 इकाइयाँ बनाने पे ये
डबल प्रोडक्शन करने पे कॉस्ट डबल आती, तो इस कॉस्ट का नेचर मैं बोलता वेरिएबल, क्योंकि प्रोडक्शन डबल तो कॉस्ट डबल, कॉस्ट में परिवर्तन हुआ, परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट। और अगर 400 यूनिट के बनाने पे 400 यूनिट के बनाने पे कॉस्ट 1600 आती, तो मैं तुम्हें ये बोल रहा होता कि देखो 200 यूनिट बनाई तो भी कॉस्ट 1600 आई, 400 यूनिट बनाई तो भी कॉस्ट 1600 आई, कॉस्ट पे तो चेंज ही नहीं है, कॉस्ट तो फिक्स है। तो ये फिक्स कॉस्ट कैटेगरी की तरफ क्वेश्चन जाता। अब गौर करो, न ये चीज़ हुई न ये चीज़ हुई, कॉस्ट में परिवर्तन आया तो सही पर आनुपातिक परिवर्तन नहीं आया, प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं आया। अब इसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट का जो नेचर है इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल नेचर, और सेमी वेरिएबल नेचर के अंदर कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। अच्छी बात यह है, खुशखबरी है कि इस फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट को अलग अलग किया जा सकता है। उसका एक सूत्र होता है VCPU, VC मेरा नाम है विशी छतवानी, ये है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये मैंने लिखा है चेंज, ये जो त्रिभुज बनाया है इसको मैं चेंज पढ़ता हूँ, चेंज इन कॉस्ट। आपको ये देखना है कि कॉस्ट में कितना चेंज आया, और चेंज इन यूनिट, यूनिट में चेंज कितना आया। इस क्वेश्चन में 1600 से 2000 होने का मतलब लागत में 400 का बदलाव आया, और जो यूनिट या उत्पादन है 200 से 400 हो गया, यानी यहां पे भी 200 का बदलाव आया। तो 400 रुपए 200 यूनिट, 200 400 इसको काटोगे तो ये बना 2 रुपए पर यूनिट। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 2 रुपए यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 2 रुपए यूनिट, यानी 400 रुपए। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो 1600 रुपए की कॉस्ट है इसमें से 1600 में से 400 की कॉस्ट वेरिएबल है, बाकी की जो 1200 की कॉस्ट छुप के बैठी है वो फिक्स कॉस्ट है। और इसको अपन कंफर्म कर लेते हैं, जब हमने 400 इकाइयाँ बनाई तो 400 इकाइयों पे 800 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आई, और कुल कॉस्ट 2000 है, तो बाकी की जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो 1200 रुपये है, और वो फिक्स कॉस्ट है। तो बस इसने मुझसे फिक्स कॉस्ट ही पूछा था, कुछ भी पूछ सकता था। फिक्स कॉस्ट जो आई है वो 1200 रुपये आई है, तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, इसके बाद है फिशर का सूत्र संतुष्ट नहीं करता। फिशर का सूत्र जिसे आदर्श सूत्र कहा जाता है, सूचकांकों की गणना में सबसे आइडियल इसका सूत्र माना जाता है। वो इकाई परीक्षण को, वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो सर्कुलर टेस्ट को, ये साइक्लिकल टेस्ट से ज़्यादा अच्छा इंग्लिश इसका सर्कुलर टेस्ट होगा। ये सर्कुलर टेस्ट, साइक्लिकल टेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि चक्रीय की इंग्लिश ये भी होती है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है। कैश फ्लो का क्वेश्चन है। वित्त पूर्ति क्रिया यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, अगर आप शेयर इशू करते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब आप डिवेंचर्स का पैसा वापस करते हो तो वो एक्टिविटी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग है, और उसके ऊपर ब्याज का भुगतान करना भी फाइनेंसिंग है। लेकिन ये जो डिविडेंड रिसीव है, आपको लॉजिक ये लगाना है कि डिविडेंड हमें क्यों मिलता है, क्योंकि हमने कभी शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। सपोज करो कि मैंने कभी रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उन शेयर्स को खरीदा, तो उसका नतीजा ये होगा कि कभी ना कभी हमें डिविडेंड मिलेगा। यानी ये एक्टिविटी जो है ये इस मूल एक्टिविटी का नतीजा है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड डिविडेंड रिसीव्ड देयर ऑन, और वहाँ पे जो डिविडेंड मिला वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड में लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप डिविडेंड पे कर रहे हो या डिविडेंड रिसीव कर रहे हो। डिविडेंड हमें रिसीव हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने इन्वेस्ट किया होगा, और डिविडेंड अगर हम पे कर रहे हैं तो कभी ना कभी हमने शेयर्स को इशू किया होगा। तो डिविडेंड पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, वेयर एज द डिविडेंड रिसीव जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। और एक और बात कि जो कहें इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं या जो फाइनेंस कंपनी होती हैं,
उन लोगों को डिविडेंड आए दिन रिसीव होता रहता है, तो उनके लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें और ध्यान से और अंदर डीपली पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप कर भी रहे होंगे, क्योंकि किसी की जॉब अगर दांव पे लगी हुई है तो आपकी लगी हुई है। सबसे ज़्यादा कोई सीरियस होगा तो वो आप ही होंगे या आपको होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब लोग तो ठीक है, आपको सहारा दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बाकी तो एंड खेल तो खिलाड़ी को ही खेलना है, वो तुम ही हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थिर लागत प्रति इकाई, फिक्स्ड कॉस्ट, जो हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। एक होती है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को हम बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, उत्पादन बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी हम देख के आए 1200 रुपये, पिछले क्वेश्चन में देखा था ना, फिक्स कॉस्ट 1200 है। लेकिन जब हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऊपर नीचे जा सकती है। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, क्योंकि अगर आप गौर करो, पहले बार में हमने वहाँ पे 200 इकाइयाँ बनाई थी, तो अगर आप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालते तो आपकी फिक्स कॉस्ट आती 6 रुपये पर यूनिट। लेकिन दूसरे सीज़न में इन्होंने 400 यूनिट बनाई थी, तो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई 3 रुपये पर यूनिट। अब इस संबंध को समझो कि आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घट जाती है जब उत्पादन बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन में यही कहा है इसने, फिक्स कॉस्ट प्रति इकाई घट जाती है कब, जब उत्पादन में वृद्धि होती है। तो बाय द इंक्रीज इन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गेट्स डाउन, रिड्यूसेस। तो उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउन। तो बी इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 150 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे तो मैं आपको केवल 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको ऐप पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, पर वहाँ पे भी मुझे एक टाइमली मैनर में कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी लग सकता है आपको। आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति प्रभावित होती है। ये बिजनेस लॉ का क्वेश्चन है, मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। वहाँ पे अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि अगर तूने मेरे साथ अग्रीमेंट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो ये कहीं ना कहीं उसको डरा रहा है, धमका रहा है। और डरा धमका के जो सहमति प्राप्त होती है, डरा धमका के, तो उसे उत्पीड़न के आधार पर प्राप्त सहमति कहते हैं। हिंदी में उत्पीड़न वर्ड होता है, इंग्लिश में कोर्जियन वर्ड होता है। कि अगर आप किसी व्यक्ति को मारने की धमकी देते हो, यानी उसको या उसके परिवारजन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हो, या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हो, या आप कहते हो कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगा, इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी, तो ये इस तरह से जो सहमति लेते हैं वो स्वतंत्र सहमति, वो फ्री कंसेंट नहीं होती, और उसमें कोर्जियन माना जाता है, उत्पीड़न का प्रयोग माना जाता है। इसके बाद है, जब व्यावसायिक फर्में उत्पादन की पर्यावरण अनुकूल पद्धति का उपयोग करती हैं तो वो किस समूह के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व निभा रही होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स वाला टॉपिक क्लियर कट आ गया है। तो जब जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जो इको फ्रेंडली तरीका होता है, तो वो कहीं ना कहीं समाज या समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक है। ग्राहक के प्रति हमारा उत्तरदायित्व ये है कि हम उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दें, अच्छे भाव पे दें, लगातार सप्लाई दें। कर्मचारियों के प्रति हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अच्छा वेतन दें, अच्छा कार्य वातावरण दें, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। शेयर धारकों के प्रति संस्था का उत्तरदायित्व होता है कि लाभ कमाने के बाद अच्छा डिविडेंड दे, कंपनी अच्छा ग्रो करे। ये शेयर धारकों के प्रति। समाज के प्रति उत्तरदायित्व ये होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, पर्यावरण को या वातावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। तो अगर हम इको फ्रेंडली तरीके अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में से कोई एक दैव आधार पे निकाली जाती है संख्या, तो ज्ञात करो कि उसके 3 या 10 के गुणक होने की प्रायिकता क्या होगी। आप सोचो कि ये एक बॉक्स है, इसमें 1 2 3 करके 50 तक की संख्याएं हैं, और मैंने आंख बंद करके, ये बॉल है 1 से लेकर 50 नंबर तक के बॉल इसमें डले हुए हैं, और मैंने सपोज करो आंख बंद करके कहा कि मैं एक बॉल निकालूंगा, वो बॉल ऐसा होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है?
आप कहोगे सर हो सकता है, 1 नंबर बॉल आया काम का नहीं है, 2 नंबर काम का नहीं है, पर 3 नंबर बॉल मेरे काम का है, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, सो ऑन चलते 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 48 नंबर तक का बॉल, 16 बॉल हमारे मतलब के हैं। तो 3 का मल्टीपल होने की जो संभावना है वो है 16/50। अब 10 का गुणक, सपोज करो ये क्वेश्चन छोड़ो, मैंने कहा कि मैं आंख बंद करके एक बॉल निकालूंगा, बगैर देखे एक बॉल निकालूंगा, वो 10 का गुणक होगा 10 नंबर बॉल, 20 नंबर बॉल, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर। ये 5 बॉल हमारे मतलब की है। एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जनरली इसका आंसर बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें से आपको ध्यान रखना पड़ता है कई बार ए इंटरसेक्शन बी को आपको माइनस करना पड़ता है। देखो जब आप ये देखोगे, इसको अपन बोलते हैं पहली घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसे अपन कहेंगे दूसरी घटना। तो पहली घटना होने की संभावना है 16/50, दूसरी घटना होने की संभावना है 5/50। लेकिन आप गौर करो 30 नंबर बॉल पे, 30 नंबर बॉल एक ऐसी बॉल है जो 3 के मल्टीपल में भी काउंट हो गई है और वो 10 के मल्टीपल में भी काउंट हो गई है, तो ये कॉमन हो गई है। तो आपको ऐसी एक बॉल माइनस करनी पड़ेगी। तो 16 और 5 21, 21 में से एक गया 20, 20/50 यानी 2/5। परसेंटेज में व्यक्त करोगे तो 40% आएगा। तो इस बात की 2/5 संभावना है कि रैंडमली चुनी गई एक बॉल 3 या 10 का मल्टीपल होगी, इसकी संभावना 2/5 है। तो इसका आंसर 2/5 रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ओके, विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 है तथा सकल हानि विक्रय का 1/4 है। यहाँ पे हानि दे रखी है, विक्रय की राशि क्या होगी? तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से किया जा सकता है, इनफैक्ट 3 तरीके से। मैं तीनों तरीके बोलता हूँ। चलो, इसमें इन्होंने कहा है विक्रय किए गए माल की लागत, आपको कॉस्ट 1,20,000 दे रखी है। इस क्वेश्चन में इनको हानि हुई है और सेलिंग प्राइस इनमें से कोई एक हो सकता है। अब मैं एक तो इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, 144 को मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 120 का माल इन्होंने 144 में बेचा होता तो इनको लाभ होता। तो यहाँ क्वेश्चन में हानि हुई है, तो ये तो ऑप्शन हट गया। अब मैं गैस कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इन्होंने माल 1 लाख में बेचा हो, 1,20,000 का माल हो सकता है इन्होंने 1 लाख में बेचा हो। अगर ऐसा है तो इनको लॉस जो होगा वो 20,000 का होगा। और अगर इनको 20,000 का लॉस हुआ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सकल हानि किस पे दे रखी है? विक्रय पे, है ना। मैं दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ, पहले क्या पता आपको ये तरीका अच्छा लगे, विक्रय पे। तो मैं अब यहाँ पे अपॉन में सेल रख रहा हूँ 1 लाख, 20,000 का लॉस है, 1 लाख की सेल है। तो यहाँ सॉल्व करने पे आया 1/5 ऑफ सेल। तो मैं थोड़ा सा चूक गया, निशाना थोड़ा सा चूक गया, क्योंकि मेरे को 1/4 चाहिए था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। कॉस्ट 1,20,000, सेल 90,000, 120 का माल 90 में बेचा तो आपका 30,000 का लॉस हुआ। 30,000 का लॉस हुआ और नीचे फिर मैं अब के बाद 90,000 रखूँगा सेल। इसको सॉल्व किया तो ये आया 1/3 ऑफ सेल। ओहो, अब भी चूक गया। एक और करता हूँ कि 1,20,000 का माल था और मैंने इसको 96 पे सेल किया, तो फिर मेरे को 24,000 का लॉस लगा। और 24,000 का लॉस लगा डिवाइडेड बाय मैंने 96 रखा कि सर आप 96 क्या रख रहे हो? सेल वैल्यू, क्योंकि मुझे सेल पे संबंध देखना है ना। 24 और 96 में 1/4 ऑन सेल हो गया। तो डेफिनेट ये क्वेश्चन इसका आंसर सी है। 120 का माल 96,000 में बेचने से इनको 24,000 का लॉस हुआ है और इनका लॉस का जो परसेंटेज या फ्रैक्शन है वो है 1/4 ऑन सेल। आपको लगे सर ये घटिया तरीका है, बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, तो आप देखो 1/4 ऑन सेल का मतलब होता है 1/3 ऑन कॉस्ट।
ये संबंध कब देखने को मिलता है? इन केस ऑफ प्रॉफिट, 1/4 ऑन सेल मीन्स 1/3 ऑन कॉस्ट। ये पॉसिबल है जब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का परसेंटेज हो। अब यहां पे 1/5 ऑन कॉस्ट, अगर लॉस का क्वेश्चन हो जैसा कि ये है, तो 1/4 ऑन सेल का मतलब होगा 1/5 ऑन कॉस्ट। अब जब तुम्हें समझ लो ये वाला संबंध समझ में आ गया कि मुझे ये लगाना है, तो देख लो 1,20,000 कॉस्ट है, इसका 1/5 अप्लाई करो, इसका 1/5 अप्लाई करोगे तो 24,000 आएगा, और ये आपका 120 का माल पे 24,000 का घाटा करना है, तो आपको 96,000 में माल बेचना पड़ेगा। 96,000 इसका आंसर है। अब आप बोलोगे ये सर क्या है? अगर 4 रुपए की सेल पे 1 रुपया प्रॉफिट है, 4 रुपए की सेल पे 1 रुपया प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 3 रुपये होगी। और अगर 4 रुपए की सेल पे 1 रुपये का लॉस है, तो इसका मतलब कॉस्ट 5 रुपये होगी। समझ में आया होगा? ठीक है, 4 रुपए की सेल पे अगर 1 रुपये का घाटा हो रहा है, तो मतलब कॉस्ट मस्ट बी 5 रुपी। तो 1/5 इस वाले एंगल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी आंसर होगा। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज की दर क्या है? तो जो लोग हमें देर से पैसा देते हैं उन पे कंपनी ब्याज ले सकती है, कंपनी ब्याज की दर तय कर सकती है, लेकिन किसी भी दशा में 10% से ज़्यादा ब्याज आप नहीं लोगे। इसके आगे पर एनम है। कंपनी बकाया मांग पे 10% तक का ब्याज ले सकती है। ब्याज देना हो कंपनी को तो 12% तक का ब्याज दे सकती है, पर यहाँ बकाया मांग का ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, इट कैन नॉट बी मोर देन 10%। इसके बाद है 20 संख्याओं का माध्य 15 पाया जाता है। यदि दो संख्याएं 18 और 12 निकाल दी जाए तो तब शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो हमें पता है मीन बराबर होता है सिग्मा x अपॉन एन। मीन 15 दे रखा है, संख्याएं 20 बता रखी है, सिग्मा x समझ जाएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 15 × 15 दूनी 30, 300। मतलब अभी तक की कहानी है कि 20 संख्याएं रही होंगी, वो संख्याओं का योग 300 रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि इस योग में से एक संख्या 18 हटा दी जाए, एक संख्या 12 हटा दी जाए, तो जो शेष संख्याएं बचेंगी वो 270 बचेंगी। यानी जो शेष संख्याएं होंगी उनका जो योग होगा वो 270 होगा। और चूंकि 20 संख्याओं में से आपने 2 संख्याएं हटा दी, तो अब आपका 18 संख्याएं बचेगी, तो ये आपका न्यू मीन निकल जाएगा। आपका टोटल रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स रिड्यूस हो गए, 18 कम 18, 18 5 90, तो भी आपका आंसर 15 रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इससे आप ये कंक्लूजन मत निकाल देना कि मीन में से संख्याएं निकाल देने का कोई असर मीन पे नहीं पड़ता। एक्चुअली ये चांस की बात है कि ऐसी संख्याएं निकली जिनके निकलने के बाद भी मीन पहले की तरह ही 15 है, तो ऐसा हो सकता है, पर ये बदल भी सकता था। वो डिपेंड करता है कि संख्याएं जो जुड़ी वो कौन सी हैं या जो निकली वो कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है ना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली इस कोर्स के बारे में सोचिएगा। आपको सैम्पल पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक घटक नहीं है? वैसे ये वीडियोस तो एज मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे सैम्पल पेपर्स तो ऑलरेडी हैं, वहाँ पे हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, हर मतलब 50 हमने सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं, बहुत सारे एमसीक्यू वीडियोस दे रखे हैं। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि 10 सैम्पल पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको और कराऊंगा, तो ऐप में एक बार जाके देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे अगर 10 उद्योग हैं, पहले हमने कह रखा था कि इन 4 में प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकता, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, बस इसमें प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकता, बाकी इस 9 एरियाज़ में प्राइवेट प्लेयर आ सकता है। मतलब हमने कई धंधों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया, सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित करके निजी क्षेत्र के लिए बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन कर दिया, तो ये प्राइवेटाइजेशन है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश, आप समझो कि किसी कंपनी है, ये कंपनी है, इस कंपनी में अभी मान लो गवर्नमेंट की 90% हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट कर दिया, इसमें से हमने 30% शेयर इस आदमी को बेच दिए,
तो स्वामित्व में इसको हिस्सा मिल गया, किसको? एक प्राइवेट प्लेयर को। तो एक होता है निवेश, निवेश में हम शेयर्स को खरीदते हैं, लेकिन निवेश किए गए शेयर्स को जब हम बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विनिवेश। तो ये भी प्राइवेटाइजेशन का एक तरीका है कि जहां गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर में होल्डिंग है, उस होल्डिंग को सेल कर दिया जाता है, विनिवेश कर दिया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री, अगर गवर्नमेंट इन लार्ज पब्लिक को गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस के शेयर्स दिए जाते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स डेफिनेटली आते हैं। ये जो है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से की खरीद, इससे गवर्नमेंट का होल्डिंग बढ़ता है। प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से नहीं होता। बाकी ये जो तीनों तरीके हैं ये प्राइवेटाइजेशन के तरीके हैं। ये जो तरीका है जहां गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को या उसके शेयर्स को खरीद रही है, उससे प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। तो डी जो है ये निजीकरण का तरीका नहीं है, बाकी तीनों तरीके हैं। होप वीडियो यूज़फुल लगा होगा। चलिए।